जय हिंद। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशंस में हमने सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। देखो शुरू करते हैं। जब से ह्यूमन बींग्स अर्थ के ऊपर अपीयर हुए हैं, ह्यूमन बींग्स ने अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ किया है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है वैसे वैसे ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये भी बहुत रैपिडली चेंज हुए हैं, ये भी बहुत रैपिडली इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में हम अपने घर में बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज की डेट में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बेहद ईजी हो गया है। ये जो कम्युनिकेशन है इसके दो मेजर मीन्स होते हैं, या फिर अपन ये कहें कि इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन नाम से ही क्लियर है, आपका जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है उसे बुलाया जाता है पर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप जो फ़ोन पे बात करते हो वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल टीवी पे बैठ के कोई न्यूज़ पढ़ रहा है, इस न्यूज़ को लाखों लोग सुन सकते हैं, ये कैसा कम्युनिकेशन है? ये मास कम्युनिकेशन है। कोई मूवी रिलीज़ हुई, इस मूवी को लाखों लोग देख सकते हैं, ये कैसा कम्युनिकेशन है? मास कम्युनिकेशन है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दो मेजर मीन्स हैं कम्युनिकेशन के, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडियन पोस्टल नेटवर्क, और ये जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है ये पार्सल्स को भी हैंडल करता है, ये पर्सनल रिटन कम्युनिकेशंस को भी हैंडल करता है। पुराने टाइम में ज़्यादा होता था कि लोग लेटर्स लिखते थे, इस इंडियन पोस्टल नेटवर्क के थ्रू उनको डिलीवर किया जाता था। लोग पार्सल्स भेजते थे इस इंडियन पोस्टल नेटवर्क के थ्रू। ये जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है इसमें मेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं फर्स्ट क्लास मेल्स और दूसरे होते हैं सेकेंड क्लास मेल्स। फर्स्ट क्लास मेल्स में कार्ड्स आते थे, फर्स्ट क्लास मेल्स में एनवलप्स आते थे। बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्लास मेल्स हैं ये वो वाली मेल्स हैं जिनको अर्जेंटली डिलीवर करना होता है। फॉर एग्जांपल जब फ़ोन नहीं हुआ करता था तब कार्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। कार्ड में हो सकता है कोई बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहा हो, कोई बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन भेज रहा हो, तो ये जो कार्ड्स हैं, ये जो एनवलप्स हैं, इनको रखा गया फर्स्ट क्लास मेल्स की कैटेगरी में, और इनको जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर एयरलिफ्ट किया जाता था। मतलब इनको जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाता था। और दूसरे होते थे सेकंड क्लास मेल्स। सेकंड क्लास मेल्स को सरफेस मेल्स भी बुलाया जा सकता है। इनको सरफेस के थ्रू बाय लैंड बाय वाटर डिलीवर किया जाता था, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजा जाता था। सेकंड क्लास मेल्स में आते थे बुक पैकेट्स वगैरह, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स वगैरह, पीरियोडिकल्स वगैरह। अब जैसे कोई बुक का पैकेट है उसको 4 से दिन में भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना अर्जेंसी नहीं है। जैसे कोई न्यूज़पेपर है उसका पता है हमें कि इसको कल तक ही डिलीवर करना है, तो एक टाइम फ्रेम है हमारे पास में। लेकिन कार्ड्स के केस में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवर करो। अच्छा, ये जो हमारा मेल्स के डिलीवरी का सिस्टम है इसको और थोड़ा बेहतर करने के लिए और थोड़ा एफिशिएंट करने के लिए 6 मेल चैनल्स चलाए गए हैं। कौन कौन से? एक है राजधानी चैनल, सबसे फास्टेस्ट चैनल है, सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी होती है इस राजधानी चैनल से। दूसरा होता है मेट्रो चैनल, ये जो इंटर मेट्रो मेल्स की डिलीवरी होती है उसके लिए काम आता है मेट्रो चैनल। तीसरा होता है ग्रीन चैनल, विद इन दी सिटी जो लोकल डिलीवरी होती है उसके लिए काम आता है ग्रीन चैनल। चौथा होता है बिजनेस चैनल, बिजनेस के कामकाज के लिए बिजनेस चैनल। पांचवा होता है बल्क मेल चैनल, जैसे हज़ारों लेटर्स हैं उनको बल्क में एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, उसको बोलते हैं बल्क मेल चैनल। और छठवा है पीरियोडिकल चैनल, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे मैगजीन्स हैं, उनका एक फिक्स्ड इंटरवल है कि इसी टाइम पे भेजना है, तो इनको बुलाया जाता है पीरियोडिकल चैनल्स। बड़ा सिंपल। इस पूरे पैराग्राफ में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो दो मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कौन कौन से? एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, आपका वन ऑन वन कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन जिसके थ्रू लाखों लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है। फिर दूसरा, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडियन पोस्टल नेटवर्क। ये पार्सल्स को भी हैंडल करता है और ये पर्सनल रिटन कम्युनिकेशंस को भी हैंडल करता है। ये जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है इसमें मेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फर्स्ट क्लास मेल्स। फर्स्ट क्लास मेल्स बेसिकली वो जिनको अर्जेंटली डिलीवर करना होता है, जैसे कार्ड्स हैं, जैसे एनवलप्स हैं। ये जो फर्स्ट क्लास मेल्स हैं इनको जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए एयरलिफ्ट किया जाता है। और दूसरे होते हैं सेकंड क्लास मेल्स। ये जो सेकंड क्लास मेल्स हैं इनको सरफेस मेल्स भी कहा जाता है। इनको लैंड के थ्रू, इनको वाटर के थ्रू एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजा जाता है। इनमें इतनी ज़्यादा अर्जेंसी नहीं होती है। फिर इसके अलावा ये जो डिलीवरी का सिस्टम है इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए 6 मेल चैनल्स चलाए गए। कौन कौन से? एक है राजधानी चैनल जो कि सबसे फास्टेस्ट है, दूसरा है मेट्रो चैनल,
जो इंटर मेट्रो मेल्स की डिलीवरी होती है उसके काम में आता है मेट्रो चैनल। तीसरा है ग्रीन चैनल, जो विद इन दी सिटी मेल्स की डिलीवरी होती है उसके काम में आता है ग्रीन चैनल। चौथा है बिजनेस चैनल, नाम से ही क्लियर है। पांचवा है बल्क मेल चैनल, जो बल्क में मेल्स की डिलीवरी होती है उसके लिए काम में आता है बल्क मेल चैनल। और छठवा है पीरियोडिकल चैनल, जिनके लिए टाइम फ्रेम अपने पास में ऑलरेडी होता है। इसके बाद एक डब्बे में बात की गई है डिजिटल इंडिया के बारे में। देखो, जब पहली बार डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई तो हमारी सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो लोग हैं, खासकर गांव के लोग, उनको बहुत ज़्यादा डिजिटल नॉलेज है नहीं। तो उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, उनका नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए चलाया गया डिजिटल इंडिया को। इस डिजिटल इंडिया की थीम क्या थी? IT + IT = IT। इंडियन टैलेंट को जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ेंगे तो बनेगा इंडिया टुमारो। दो चीज़ें इसमें याद रख लो, एक तो इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, और दूसरा इसकी थीम क्या है? IT + IT = IT। इंडियन टैलेंट को जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा कल का भारत। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद बात की गई है टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में। देखो, इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। शहर में तो टेलीकॉम की फैसिलिटी है ही, लेकिन ऑलमोस्ट 2/3 विलेजेस में भी हमारे यहाँ पे STD टेलीफोन की फैसिलिटी है। और ये जो टेलीफोन की फैसिलिटी है, ये जो टेलीकॉम का नेटवर्क है, इसने इंफॉर्मेशन के फ्लो को और थोड़ा मजबूत किया है और थोड़ा एफिशिएंट बनाया है। इसकी वजह से जो हमारे गांव हैं वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, वो वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ने लगे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो हमारा टेलीकॉम का नेटवर्क है वो बेहद सस्ता है, वो बेहद चीप है। आज की डेट में भी सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ता BSNL पड़ता है, लेकिन हम BSNL को उतना यूज़ नहीं करते हैं, उसके अपने रीजंस हैं। बाकी बेसिक बातचीत है इसमें, एक बार पढ़ लेना। फिर बात की गई है मास कम्युनिकेशन के बारे में। मास कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के काम में आता है। जैसे मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, टीवी पे मूवीज़ आती हैं, उन समय एंटरटेनमेंट मिलता है। फिर मास कम्युनिकेशन अवेयरनेस क्रिएट करने के काम में भी आता है। जैसे टीवी पे बहुत सारे सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ये जो मास कम्युनिकेशन है ये होता है रेडियोज़ के थ्रू, ये होता है टेलीविज़न के थ्रू, ये होता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ये होता है फिल्म्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू। पुराने टाइम में बड़ा लिमिटेड था मास कम्युनिकेशन। जैसे पुराने टाइम में सिर्फ एक रेडियो चैनल होता था, आकाशवाणी। इस आकाशवाणी के थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता था और अलग अलग लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट किया जाता था। सिर्फ एक नेशनल टेलीविज़न चैनल हुआ करता था हमारा, दूरदर्शन। दूरदर्शन के ही थ्रू सारी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट किया जाता था। अब स्थिति बदल गई है, अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, अब तो बहुत सारे रेडियो के नेटवर्क्स भी हैं। तो मतलब खूब सारा इन्फॉर्मेशन का डिलीवरी हो रहा है। मास कम्युनिकेशन जो है वो बहुत रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है। फिर इसके बाद इंडिया में खूब सारे न्यूज़पेपर्स और खूब सारे पीरियोडिकल्स को पब्लिश किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया में हर रोज़ 100 से ज़्यादा लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स का नेटवर्क है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। इंडिया में जो फिल्म प्रोडक्शन है वो भी लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन दी वर्ल्ड इज़ इंडिया। सबसे ज़्यादा फीचर फिल्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं? इंडिया में प्रोड्यूस की जाती हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। हमारे कंट्री में जो भी इंडियन और फॉरेन फिल्म्स रिलीज होती हैं उनको सर्टिफाई कौन करता है? CBFC करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। देखो, बहुत सिंपल सी बातचीत है। इसमें आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसमें तो आपको याद रखना है कि 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। दूसरा, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट, और इसमें मेल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं फर्स्ट क्लास मेल्स, जिनको कि एयरलिफ्ट किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जा सके, जैसे कार्ड्स हैं, जैसे एनवलप्स हैं। और दूसरा है सेकंड क्लास मेल्स, जो कि सरफेस मेल्स होते हैं, जिनके लिए इतनी अर्जेंसी नहीं होती है, जैसे बुक पैकेट्स हैं, जैसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं। इसके अलावा डिलीवरी के सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए 6 मेल चैनल्स को चलाया गया है। उनके नाम क्या हैं? राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। फिर इसके बाद डिजिटल इंडिया के लिए 2 चीज़ें याद रख लो। एक तो ये नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, और दूसरा इसकी थीम क्या है? IT + IT = IT। इंडियन टैलेंट जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ेगा तो बनेगा कल का भारत। फिर इसके बाद बहुत बेसिक सी बातचीत की गई है, इसको एक बार रीड करो और ख़त्म करो। ये पूरी ही बेसिक बातचीत है। बस इसमें 2 फैक्ट दे रखें कि एक तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड, और दूसरा CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स।
इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। फिर इसके बाद बात की गई है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, और इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि ट्रेड क्या होती है। ट्रेड बेसिकली क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है इसी को बोला जाता है ट्रेड। हम जो सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी को बोला जाता है ट्रेड। और ये ट्रेड कहाँ पर होता है? ये ट्रेड होता है मार्केट में। वो जगह जहाँ पर ट्रेड होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको मार्केट बुलाया जाता है। अच्छा, ट्रेड भी कई तरीके से हो सकता है। जैसे एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड, 2 कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसको बुलाया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। एक हो सकता है लोकल ट्रेड, 2 शहरों के बीच में, 2 गाँव के बीच में, 2 टाउन्स के बीच में जो ट्रेड होता है उसे बुलाया जा सकता है लोकल ट्रेड। 2 स्टेट्स के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसे बुलाया जा सकता है स्टेट लेवल ट्रेड। बहुत सिंपल सी बातचीत है। देखो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स चाहे लोगों के बीच में हो रहा हो, चाहे स्टेट्स के बीच में हो रहा हो, चाहे कंट्रीज़ के बीच में हो रहा हो, उसको बोल देते हैं अपन क्या? ट्रेड। ये ट्रेड होता कहाँ है? ये ट्रेड होता है मार्केट में। कहाँ होता है? मार्केट में। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? 2 कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा होता है, 2 कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा होता है उसको बोल देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। फिर लोकल ट्रेड क्या होता है? 2 गाँव के बीच में, 2 शहरों के बीच में जो ट्रेड हो रहा होता है उसको बोल देते हैं लोकल ट्रेड। और 2 स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड हो रहा होता है उसको बोल देते हैं अपन स्टेट लेवल ट्रेड। अच्छा, जिस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड जितना बेहतर होगा वो कंट्री उतना बेहतर तरीके से इकोनॉमिकली डेवलप करेगी, ये अपने को समझ में आता है। अच्छा, ट्रेड को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे तक काम आएगी, एक टर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है कि आप कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो और कुछ चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हो। ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस होता है इसी को बुलाया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। और ज़रूरी क्यों है ये? बिकॉज इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ऐसी कंट्री जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट, जो सामान को दूसरे कंट्रीज में बेचती ज़्यादा है, खरीदती कम है, इसको बोलते हैं फेवरेबल। सोच के देखो ना, जो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है उसको मुनाफा होगा, उसको फ़ायदा होगा। तो ऐसी कंट्री जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट, उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा होता है? फेवरेबल होता है, उसके फ़ायदे में होता है। लेकिन दूसरा होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऐसी कंट्री जो कि इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, उसके लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा होता है? अनफेवरेबल होता है। भाई आप खरीद ज़्यादा रहे हो लेकिन बेच कम पा रहे हो, तो आपके लिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसा है? अनफेवरेबल। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि आगे तक काम आएगा, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे तक काम आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है किसी भी कंट्री का विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ऐसी कंट्री जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और कम इंपोर्ट करती है, उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो फेवरेबल होगा। और दूसरा होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऐसी कंट्री जो कि इंपोर्ट ज़्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम करती है, उसके लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा होगा? अनफेवरेबल होगा। बाकी तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इंडिया खूब सारा ट्रेड करती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करती है, जैसे जेम्स को, ज्वेलरी को, केमिकल्स को, एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स को हम खूब सारा एक्सपोर्ट करते हैं। हम खूब सारी चीज़ों को इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे जेम्स एंड ज्वेलरी को हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स ऐसे भी हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हैं, मशीनरी वगैरह हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। एक चीज़ में इंडिया बहुत टॉप पे है और वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वी आर दी सॉफ्टवेयर जाइंट। पिछले कई डेकेड से सॉफ्टवेयर के मामले में हम सबसे आगे हैं, हम सबसे बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम सबसे बढ़िया गुड्स प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव है। अच्छा, इसके बाद बात की गई है टूरिज्म एज ट्रेड के बारे में। टूरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ट्रेड में। जैसे हमारे कंट्री में इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जब उनको विजिट करने के लिए लोग आएंगे तो वो कुछ पैसा लेकर आएंगे, वो कुछ पैसा पे करेंगे, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से खरीदेंगे, वो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ खर्चा करेंगे और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है। तो टूरिज़्म इन इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ट्रेड में, हमारी इकोनॉमी में।
More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. हमारे कंट्री में 15 मिलियन लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। और ये जो टूरिज्म है इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ट्रेड तो प्रमोट हो ही रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। अब कोई केरला का आदमी राजस्थान आएगा और राजस्थान का कल्चर देखेगा, टूरिज्म को देखेगा, तो उसको एक सेंस ऑफ यूनिटी आएगा, राजस्थान के प्रति एक जुड़ाव आएगा। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, इनफैक्ट इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। कोई यूएस का आदमी इंडिया है, उसको इंडिया का कल्चर अगर अच्छा लगा तो एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होगा। ये जो टूरिज्म है ये लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को और कल्चरल मार्केट्स को बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे जहाँ भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पर छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग बैठे रहते हैं अपने सामान को लेके, उनका सामान बिकता है तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी प्रमोट होता है। ये जो टूरिज्म है ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। ये आपको समझ में आता है। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें फॉरेन टूरिस्ट की, तो फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया को विजिट करते हैं और अलग अलग टाइप के टूरिज्म के लिए विजिट करते हैं। जैसे हेरिटेज टूरिज्म है, इंडिया की जो रिच हेरिटेज है उसको देखने के लिए लोग इंडिया को विजिट करते हैं। इको टूरिज्म है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो इकोलॉजी है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म जैसे रिवर राफ्टिंग है, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग है, ये बहुत सारे एडवेंचर टूरिज्म भी होते हैं। फिर इसके अलावा कल्चरल टूरिज्म है, हमारे जैसा कल्चर किसी के पास में है ही नहीं, डाइवर्स है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, तो कल्चर के पर्पज़ से भी लोग हमारे कंट्री को विजिट करते हैं। मेडिकल टूरिज्म भी है, आजकल हमारे यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप्ड वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत सस्ती हैं और बहुत अच्छी हैं, तो मेडिकल पर्पसेस के लिए भी लोग इंडिया आते हैं। खासकर आयुर्वेदा वगैरह आजकल बहुत प्रमोट किया गया है। बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये जो टूरिज्म है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री को इंटीग्रेट करने में और हमारे कंट्री को प्रमोट करने में इन द इंटरनेशनल मार्केट, इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड। और इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके साथ हमारी 10th की पूरी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम 11th की ज्योग्राफी शुरू करेंगे और साथ ही साथ या तो हिस्ट्री शुरू करेंगे या इकोनॉमिक्स शुरू कर लेंगे, देखते हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।